हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज देखने वाले हैं, जिसका बजट है 200 करोड़। सीरीज का नाम है हीरा मंडी। इसके डायरेक्टर है संजय लीला बंसारी, जिन्होंने देवदास, पद्मावती, रामलीला, गंगूबाई काठियावाड़ी, बाजीराव मस्तानी जैसे हिट फिल्मों को दिया है। ये कहानी मुगल काल की है। मल्लिका जान और फरीदन दोनों तवायफ हैं। दोनों के बीच उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई चलती है। हीरा मंडी में सब तवायफें रानियों की तरह राज करती हैं। मल्लिका जान की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है बिब्बो जान, जो क्रांतिकारियों की मदद करती है। छोटी बेटी है आलमजेब। आलमजेब हीरा मंडी से बाहरी जीवन का सपना देखती है। उसे एक रईस नवाब के बेटे ताजदार से मोहब्बत हो जाती है। ताजदार तवायफों से नफरत करता है। जब उसे पता चलता है कि आलमजेब तवायफ की बेटी है, वो क्या उसे अपनाएगा? देखने के लिए चलते हैं सीरीज के अंदर। कहानी शुरू होती है आजादी से पहले, सन 1920 लाहौर में। तब इंडिया में ब्रिटिश का राज चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट नवाबों को अपने हाथ में रख के अपने फायदे के लिए काम करवाती थी। तभी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह धीरे धीरे पनप रहा था। लाहौर में हीरा मंडी नाम की एक जगह है, जहाँ तवायफों का राज चलता है। रईस नवाबों, ऐशो आरामों और शरीर की प्यास बुझाने तवायफों के पास हीरा मंडी आया करते हैं। हीरा मंडी में बहुत सारे नवाबों की औलाद पलती है, जिनमें लड़कियों को हीरा मंडी में रख लिया जाता है और लड़कों को रईस बे औलाद नवाबों को बेच दिया जाता है। लड़कियां जब बड़ी होती हैं, तो उनकी नत उतराई की जाती है। नत उतराई में बहुत से नवाब आते हैं। जो नवाब सबसे ज्यादा बोली लगाता है, वो उस लड़की का साहिब बन जाता है। शाही महल हीरा मंडी की मालकिन रेहाना जान होती है। रेहाना जान की दो बहनें हैं, एक मल्लिका जान और दूसरी वहीदा जान। ये सब तवायफ हैं। मल्लिका जान एक बेटे को जन्म देती है। एक दिन मल्लिका सोई रही होती है, तब रेहाना वहाँ आकर उसके बेटे को उठाकर ले जाती है और एक नवाब कुतुबुद्दीन, जिसकी औलाद नहीं है, मल्लिका जान के बेटे को उसके पास भेज देती है। जब ये बात मल्लिका जान को पता चलता है, वो रेहाना से बहुत नाराज होती है। रेहाना कहती है, देखो कल तुम्हारे ऊपर नवाबों ने कितना कुछ लुटाया है। हमें तो लगता है कि हम लाहौर खरीद सकते हैं। तुमने अभी तक घुंघरू नहीं उतारी। थक गई होगी मेरी बच्ची, जाओ जाकर सो जाओ। मल्लिका गुस्से से चिल्लाती है, मेरा बेटा ईमान कहाँ है? रेहाना कहती है, सही जगह सौंप दिया है। बे औलाद नवाब को वो अच्छी परवरिश करेगा और कीमत भी अच्छी दी है। तुम जिसे गोद में लिए घूमती थी, उसे हम गले में पहनकर घूमेंगे। मल्लिका कहती है, ईमान को बेचने का आपको कोई हक नहीं है। रेहाना कहती है, बेचते नहीं तो क्या करते? दलाल बना देते या कुसला बनने देते? मल्लिका गुस्से से कहती है, रहम कीजिए आपा। वो कहती, आपा नहीं हुजूर बोलो, ये शाही महल है, यहाँ के हम हकदार हैं। मल्लिका कहती है, आपने हमारी औलाद छीनी है हुजूर। एक दिन मल्लिका आपका सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। मल्लिका रोते हुए एक बदले की आग में जाती है। सीरीज का टाइटल डालते हैं हीरा मंडी द डायमंड बाजार। सीन 25 साल बाद का दिखाते हैं। शाही महल में हुजूर को नौकरानियां मेहंदी लगाती हैं। उनकी हुजूर रेहाना नहीं मल्लिका जान है। रेहाना जान की जगह में मल्लिका जान ये कैसे हुआ, देखते हैं आगे। मेहंदी लगाते हुए मल्लिका से कहते हैं, आपके हाथों में जुल्फिकार का पहला अक्षर लिख रहे हैं। जब वो शाम को आएंगे, देखते हैं कि वो पहचान पाते हैं कि नहीं। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर कहती है कि हुजूर आपको देखने उस्ताद एक अंग्रेज को लेकर आए हैं। फत्तो कहती है कि हुजूर अभी नहीं आ सकती, उनके हाथ और पैरों में मेहंदी लगी है। वो लड़की कहती है कि वो अंग्रेज बहुत सारी विलायती चीजों को लेकर आया है। फत्तो कहती है कि मेहंदी तो अभी तक सूखी नहीं, हुजूर कैसे आएगी? हुजूर फत्तो से कहती है कि मेरा दुपट्टा लाओ। फत्तो कहती है कि आपकी मेहंदी। हुजूर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, मेरा दुपट्टा। मल्लिका जान उस अंग्रेज को देखने के लिए आती है। उसके लहंगा को पकड़े हुए नौकरानियां भी उसके साथ चलती हैं। उस्ताद को दिखाते हैं। वो उस अंग्रेज को मल्लिका जान के बारे में बताता है। वो बहुत बड़ी कमीनी है, सबका समय बर्बाद करती है। तभी वह मल्लिका जान आती है। पर्दे को हटाया जाता है। मल्लिका जान खूबसूरत रानी की तरह बैठी रहती है। उस्ताद उनको देख के कहता है कि आज आप इतनी सुंदर दिख रही हो कि आपकी 100 कत्ले माफ हो। अंग्रेज सैक्सोफोन दिखाता है, उसमें एक बहुत अच्छा गाना चलता है। वो मल्लिका जान से कहता है कि बिब्बो जान की आवाज को रिकॉर्ड करके पूरे शहर में प्रसिद्ध करेंगे। वो अंग्रेज को अपने पास बुलाकर कहती है, हम तवायफ लाहौर की रानियां हैं। हम लोग आसमान का चांद हैं। हमें खिड़की से देख सकते हैं, लेकिन अपने घर में रख नहीं सकते। नवाब हो या राजा, वो खुद हमारे पास आते हैं। हमारी संगीत और नृत्य को यहाँ आकर देखते हैं। इनकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी तो सब लोग अपने घर में बैठ के संगीत सुन लेंगे। हीरा मंडी कोई नहीं आएगा। इसलिए मल्लिका जान ने अंग्रेज को वहाँ से भेज दिया। बिब्बो जान अपनी सुरीली आवाज में अपने साहिब वली मोहम्मद को अपना संगीत सुना रही है। दूसरी तरफ मल्लिका जान नवाब जुल्फिकार के साथ कहीं जा रही है। जुल्फिकार बहुत नशे में रहते हैं। मल्लिका जान कहाँ बैठी ये भी उन्हें पता नहीं। दूसरी तरफ मुड़ के वो उनसे बात करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जुल्फिकार को खान बहादुर अवार्ड देती है। उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो मल्लिका जान के साथ जा रहे हैं। जुल्फिकार कहते हैं कि अंग्रेज अगर हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे देश को कौन चलाएगा? हम सब एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे। मल्लिका जान कहती है, अभी भी हम एक दूसरे को मार ही रहे हैं। वो नहीं रहेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वली मोहम्मद
बिब्बो जान को बहुत सारे इनाम देते हैं। मल्लिका जान वापस महल में आती है। वहीदा बिब्बो जान के इनाम को लाकर देती है, लेकिन मल्लिका को वहीदा पर विश्वास नहीं। वो उसकी तलाशी लेने को कहती है। फत्तू उसकी तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वहीदा मैं चोर नहीं हूँ बोल के रोते हुए वहाँ से आती है। वहीदा को मालूम था कि उसकी तलाशी लेंगी, इसलिए वो पहले से ही कुछ पैसे को छुपा के रख लेती है। उस पैसे को लेके वहाँ से जाती है। फत्तू अपनी बेटी साइमा को आलमजेब को सजाने के लिए भेजती है। मल्लिका जान आलमजेब को तवाइफ बनाना चाहती है, लेकिन आलमजेब को डिक्टेटर बनना है। वो हमेशा शेरो शायरी करती रहती है। आलमजेब की नौकरानी और दोस्त साइमा है। फत्तो सत्तो से कहती है कि हम भी 25 साल पहले इस महल के हुजूर बनना चाहते थे, बन पाए। वैसे ही आलमजेब की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। दोनों हंसने लगते हैं। आलमजेब को दिखाते हैं। वो अपनी कविता को एक गाने की तरह गाती है। साइमा आकर आलम को मोतियों की माला पहनाती है। वो जैसे उस किताब को खींचती है, माला टूट के बिखर जाता है। साइमा बहुत डर जाती है और कहती है, हुजूर को पता चलेगा तो मेरी खाल खींच लेगी। आलम कहती है कि कुछ नहीं होगा, मैं देख लेती हूँ। आलम मोतियों को मल्लिका जान के पास लेकर जाती है। वो पूछती है कि हार को किसने तोड़ा। दोनों एक साथ कहते हैं कि मैंने। फिर आलम कहती है कि मेरी वजह से टूट गया। वो पूछती है कि कितने मोतियां हैं। आलम कहती है कि पूरे 100। मल्लिका कहती है कि मुझे अच्छे से याद है, इसमें पूरे 101 मोती थे। मल्लिका जान हर चीजों पर ध्यान रखती है। किसने दिया और कब दिया उसे सब याद रहता है। मल्लिका जान कहती है कि मुझे वो एक मोती चाहिए। आलम कहती है कि पानी में गिर गया होगा अम्मी। मल्लिका गुस्से से कहती है, अम्मी नहीं हुजूर बोलो। मल्लिका जान कहती है कि अगर वो एक मोती नहीं मिला तो इन सारी मोतियों की कोई कीमत नहीं, और मोतियों को आलमजेब के सर पर डाल देती है और कहती है कि वो एक मोती मुझे चाहिए, नहीं तो उसकी कीमत मैं साइमा को बेच के लूंगी। मल्लिका जान अपनी बेटी से बहुत ही सख्ती से पेश आती है। आलमजेब को रात भर नींद नहीं आती। रात को आलम पानी में उतरती है। मोती को लाकर मल्लिका जान के पास देती है। मल्लिका जान कहती है कि ये सबक तुम कभी नहीं भूलोगी, हर छोटी चीज की कदर करनी चाहिए। आलमजेब कहती है, अब साइमा को नहीं बेचोगी ना। वो कहती है, हमारी बच्ची बड़ी हो चुकी है, अब उसकी नत उतराई कर देते हैं। आलम कहती है कि नहीं, हमारी नत उतराई नहीं होगी। मल्लिका कहती है कि हमने भी यही कहा था अपनी अम्मी से, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी किस्मत में तो तवाइफ बनना ही लिखा था। आलम कहती है कि हम लड़ेंगे अपनी किस्मत से, तवाइफ नहीं बनेंगे। वो कहती कि बसंत पंचमी के दिन आपकी नत उतराई का ऐलान हम करेंगे। अगले दिन शाही महल में एक फंक्शन चलता है। सारी तवाइफें नाच गाना करती हैं। सब बहुत खुश नजर आती हैं, लेकिन आलम बहुत ही उदास रहती है। तभी वहाँ लज्जो आती है। मल्लिका जान भी नाचने लगती है। इस गाने में हीरा मंडी के मेन कैरेक्टर की एक झलक को दिखाते हैं। बिब्बो जान लज्जो से कहती है कि हमने सोचा कि आप नहीं आएंगी। वो कहती कैसे नहीं आती, बसंत पंचमी आने वाला है, आलम की नत उतराई भी होने वाली है। लज्जो आलम को उदास देख के पूछती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें देखने बहुत से नवाब आने वाले हैं। आलम कहती है मुझे नत उतराई नहीं करानी है। ये सुन के लज्जो बहुत हंसती है और कहती है हम सब सोने की पिंजरा की चिड़िया हैं, हमें सिर्फ सपने देखने का हक है, उसे पूरा करने का नहीं। आलम गुस्सा होकर वहाँ से जाती है। लज्जो कहती है कमरे से तो तुम चली गई, अपनी किस्मत से कैसे बाहर जाओगी। जब मैं 6 साल की थी मेरी बुआ ने मुझे यहाँ भेज दिया। उससे मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन अब मैं कुछ दिनों में आजाद हो जाऊंगी। लज्जो का साहिब नवाब जोरावर है। बिब्बो पूछती है क्या नवाब जोरावर तुमसे शादी करने वाले हैं। लज्जो कहती है कि हाँ वो मेरा प्यार है, हम दोनों शादी करने वाले हैं, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी इस जगह से। फिर कहती है कि मेरी बात छोड़ो, आलम को एक खूबसूरत नवाब मिलना चाहिए, हम उसके लिए दुआ करते हैं। तभी हीरो ताजदार की एंट्री होती है। वो ऑक्सफोर्ड में लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट करके इंडिया वापस आए हैं। ये नवाब बलूच के इकलौते बेटे हैं। ताजदार की खूबसूरती को देख के वहाँ बैठी सारी औरतें दंग रह जाती हैं। ताजदार की दादी कुर्सिया बेगम ताजदार को अपनी गोद में बैठाती है। वो ताजदार से कहती है कि तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें हीरा मंडी जाना चाहिए, तुम हीरा मंडी जाकर मोहब्बत सीख कर आओ। वो कहता है कि मोहब्बत करने के लिए मुझे हीरा मंडी जाने की जरूरत नहीं। वहाँ तवाइफ अपने जिस्म को बेचती है, उसे मोहब्बत नहीं कहते। जब मुझे किसी से मोहब्बत होगा तो सारा लाहौर मुझसे मोहब्बत सीखेगा। नवाब अपने बेटे के आने की खुशी में हवेली में दावत रखते हैं। उस्ताद भी वहाँ आया रहता है। वो ताजदार को हैरान से देखता है और कुर्सिया बेगम के पास आकर कहता है कुछ दिनों में मल्लिका की छोटी बेटी आलम का नत उतराई होने वाला है, नवाबों में ताजदार का नाम भी लिखवा दूं। दादी कहती है दिखवा दो, आना न आना उसकी मर्जी। बलूच अपने बेटे को सबसे मिलाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम आगे क्या करने वाले हो। वो कहता है कि मैंने लॉ पढ़ा है तो मुझे बैरिस्टर बनना है। दादी उस्ताद से कहती है कि दावत के लिए मल्लिका जान को भी बुलाऊं। दूसरी तरफ मल्लिका जान नशे में नाचती है। वहाँ सईमा आकर फत्तू से कहती है कि एक अंग्रेज अफसर हुजूर से मिलना चाहता है। फत्तू कहती तुम देख नहीं रही वो कितने नशे में है, ऑफिसर को वापस भेज दो। मल्लिका जान आवाज देती है उस अंग्रेज ऑफिसर को आने बोलो। अंग्रेज ऑफिसर है, उनकी इज्जत तो करनी होगी। वहीदा अंग्रेज ऑफिसर से मल्लिका जान के बारे में कहती है आप उन्हें क्यों देखने आए हैं, वो तो आपका पहले समय बर्बाद करेगी, यहीं पर हमेशा के लिए रोक देगी, यही उसकी चाल है। वहीदा कहती है कि लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ,
तभी सईमा आकर कहती है कि हुजूर आपको बुला रही है। वो अंग्रेज मलिका जान से कहता है कि मैं लाहौर का नया पुलिस अफसर का ड्राइड हूँ। वो कहता है कि मैं अपने घर में एक पार्टी रखा हूँ। उस पार्टी में कुछ लड़कियों को मुजरा करने के लिए बुलाते हैं। मलिका हंसते हुए कहती है कि आपकी प्राइवेट पार्टी में हमारी लड़कियां मुजरा नहीं करेगी। वो कहता है कि मैं पुलिस अफसर हूँ। मलिका कहती है कि मैं पुलिस अफसर से क्या, तुम्हारे गवर्नमेंट से भी नहीं डरती। हमारी लड़कियां तुम्हारे सामने मुजरा नहीं करेगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। कार्टराइट बहुत गुस्से से कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूंगा। वो गुस्से से वहाँ से बाहर जाता है। उस्ताद को अपने घर बुलाता है। वो उस्ताद से मलिका जान के दुश्मन दोस्त और सारे रहस्य को बताने को कहता है। मलिका जान दावत में जाने के लिए तैयार होती है। आलम को सबसे मिलाने के लिए बुलाते हैं। आलम कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं आ सकती। मलिका कहती है कि तुम आती तो अच्छा होता, वहाँ शेरो शायरी होने वाली है और तुम्हारी पसंद के शायर भी वहाँ आने वाले हैं। आलम कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मलिका उसे छोड़ के जाती है। आलम चुपके से बोगी के पीछे बैठ जाती है। दावत में छुप के शायरी सुनती है। वहाँ ताजदार आलम को देख लेता है। आलम अपने हाथ में डायरी को रखकर कविता लिखती है। ताजदार उसके पास आकर अपने सीने में उस डायरी को रख लेता है। आलम कविता लिखती है। एक ही नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दावत खत्म होते ही ताज आलम को ढूंढते हुए बाहर आता है। दादी ताज को मलिका जान से मिलाती है। दादी कहती है कि हीरा मंडी की रानी है। इनकी छोटी बेटी की नत उतराई में हमने आपका नाम दिया है। वो कहता है अब हम हीरा मंडी जाएंगे इश्क करना सीखने। हम इश्क करने तबायों से सीखेंगे। दादी उसे डांटती है। ताज की बातें मलिका जान को बुरी लगती है। वो मलिका जान से माफी मांगता है। वो कुसिया बेगम से कहती है कि हमें खुश हुई कि आपने अपने महफिल में बुलाया और हमें इज्जत दी, लेकिन हर इज्जतदार दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते। वो जाने लगती है। ताज उनसे फिर से माफी मांगता है और कहता है कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। मलिका कहती है ताजदार साहब हम हवेली में आने का रास्ता जानते हैं और जाने का भी। वो दादी से कहती है कि हीरा है ये, हीरा मंडी भेज दीजिएगा, तराश देंगे। मलिका गुस्से से वहाँ से जाती है। आलम भी चुपके से बोगी के पीछे बैठ जाती है। बोगी से उतरते समय मलिका आलम को देख लेती है। मलिका को लगा कि इकबाल आलम को लेकर आया था। वो इकबाल को गुस्से से कहती है मैं तुम्हें कल देखती हूँ। सईमा इकबाल को खाना खाने के लिए बुलाती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इकबाल सईमा से कहता है कि मुझे भूख नहीं। वो पूछती क्या हुआ। वो सारी बातें बताता है। वहाँ दोनों के बीच थोड़ा इश्क चलता है। आलम सुबह उठ के देखती है कि कुछ नहीं हुआ। उसे लगता है कि उसकी अम्मी ने उसे माफ कर दिया। तभी उसकी लिखी किताबें सब बाहर लेकर आते हैं। वो उनसे पूछती कि कहाँ लेकर जा रहे हो। फतो कहती कि हुजूर ने जलाने को कहा है। वो मलिका के पास दौड़ के जाती है। मलिका डायरी के एक पन्ने को आग में डालती है। आलम कहती है कि ये कविता मेरी जान है, आप मुझे सजा दे दीजिए। मलिका कहती है मैं शरीर को सजा नहीं देती, रूह को सजा देती हूँ। ये तुम्हारी रूह है ना, बोल के डायरी को आग में डाल के चली जाती है। बिब्बो जान वली मोहम्मद के साथ रहती है। बाहर आलम उसे आवाज देती है और बिब्बो से कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आलम कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो भी ये घुंघरू को नहीं पहनूंगी। बिब्बो उसे समझाने बाहर आती है। वहाँ आलम नहीं रहती। घुंघरू को वहीं पे फेंक के चली गई रहती है। वो वापस वली के पास आती है। वली जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो बताते हैं कि बागियों पर ब्रिटिश सरकार हमला करने वाली है। बागियों सरफिरे जरूर हैं, लेकिन वो हम में से एक है। मैं शूटिंग का ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। बिब्बो जान आलम को नई किताबें दिलवाने के लिए लाइब्रेरी लेकर जाती है। रास्ते में बागियों हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए जाते हैं। आलम और बिब्बो जान भी उनके साथ हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं। लाइब्रेरी आते ही बिब्बो जान आलम से कहती है कि तुम्हें जो किताब चाहिए तुम ले लो। आलम किताब लेने के लिए अंदर जाती है। बिब्बो जान उस लाइब्रेरी में किताब को छुपाए रखती है। बिब्बो जान वाजिद से एक किताब मांगती है। वो कहते हैं कि तुम किताब को लेके पीछे की तरफ से चले जाओ, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। बिब्बो आलम के पास आकर कहती है तुम्हें जो किताब चाहिए तुम ले लो, बस मैं अभी आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर आलम की मुलाकात ताज से होती है। वो आलम को किताब निकालने के लिए मदद करते हैं। बिब्बो जान उस किताब को ले जाकर हमीद के पास देती है। वो कहते हैं कि किताब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। को ओपन करके कहती है ये पढ़ने का नहीं, जवाब देने का वक्त है। उस किताब के अंदर एक पिस्तौल रहता है। वो हमीद को बताती है कि आज बागियों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमला करने वाली है। इसी दिन का मुझे इंतजार था, इसलिए मैंने इस बंदूक को छुपा के रखा था। आलम किताब को निकाल कर रखती है। वो लाइब्रेरी ताजदार के नाम से है, लेकिन वो वहाँ के नौकर की तरह पेश आता है। आलम वाजिद से कहती है कि मेरी आपा आके आपको पैसे दे देगी। ताज वाजिद से कहता है कि किताबों के पैसे मैं दे देता हूँ, मेरे तनखे से वो पैसा काट लेना। बाहर बागियों और पुलिस के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। आलम उस भीड़ में फंस जाती है। ताजदार आके उसे बचाता है। वो देखता है कि बहुत सारे बागियों को पुलिस वाले मार रहे हैं। आलम को वहीं पर रहने को बोल के बागियों को बचाने के लिए जाता है। पुलिस अफसर ताज के ऊपर बंदूक तानता है। तभी हमीद पीछे से उस अफसर को मार देते हैं और भीड़ में गायब हो जाते हैं। ताज वापस आलम को देखने आता है। आलम वहाँ से चली गई रहती है। आलम का रुमाल नीचे गिरा रहता है।
ताज रुमाल को रख लेता है। फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत 25 साल पहले का दिखाते हैं। रेहाना के पैरों को मल्लिका जान किसी ख्यालों में डूबी हुई दबा रही है। रेहाना उससे कहती है, तुम हिल ज्यादा रही हो और पैर कम दबा रही हो। मैंने तुम्हारी औलाद बेच दी, फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। रेहाना को पता चल गया था कि मल्लिका जान जुल्फिकार के साथ संबंध बनाई रखी है, जो रेहाना का साहिब है। मल्लिका उसे बताती है कि आपने जिस बच्चे को बेचा था वो बच्चा जुल्फिकार का है। ये सुन के रेहाना बहुत गुस्सा होती है। वो मल्लिका जान से कहती है कि मैं तुम्हें हीरा मंडी से बाहर बाजार में बेच दूंगी। ये सुनते ही मल्लिका रेहाना को तकिया से दबाकर मार डालती है। तभी वह जुल्फिकार आते हैं। जुल्फिकार मल्लिका से कहते हैं कि तुमने क्यों इसका कत्ल किया। वो कहती है कि हम दोनों के बारे में इसे पता चल गया, वो मुझे मारने से पहले मैंने इसे मार दिया, तुम मेरे साथ हो ना। फिर दोनों मिलकर रेहाना को एक झूमर में दुपट्टा से लटका देते हैं। ये सब वहीदा और रेहाना की बेटी फरीदन देखती है। फिर मल्लिका जान रोने लगती है कि रेहाना ने फांसी लगा ली। पुलिस मल्लिका को रेहाना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। मल्लिका पुलिस से कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, आपकी फिजूल की बातें खत्म हो गई हो तो हीरा मंडी की हुजूर के लिए हुक्का मंगाइए। तभी वहाँ जुल्फिकार आते हैं। पुलिस उनसे कहती है कि रेहाना के डेड बॉडी के ऊपर मल्लिका के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। वो जहाँ पर फांसी लगाई थी वहाँ पे कोई स्टूल या चेयर नहीं था। इसका मतलब किसी ने मार के उसे लटकाया है। जुल्फिकार रिश्वत देकर पुलिस को खरीद लेता है। उसके बदले पुलिस रेहाना के फाइल को जुल्फिकार के पास दे देती है। वो फाइल को मल्लिका जान के पास देते हैं और कहते हैं तुम बच गई। वो कहती हम बच गए। अगला सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं। रेहाना की बरसी के लिए सब ख्वाबगाह जाते हैं। ख्वाबगाह शाही महल के एकदम सामने रहती है। बिजली नहीं रहती, सब डर के चिल्लाते हैं। फत्तो कहती है कि यहाँ पे रेहाना आपा की आत्मा है। सब हंसने लगते हैं। मल्लिका गुस्से से कहती है हम यहाँ बरसी मनाने आए हैं, खुशी नहीं। सबको दुआ पढ़ने को कहती है। मल्लिका रेहाना की फोटो के पास जाकर कहती है मेरी बद्दुआ सुन सुन के भगवान भी थक गया होगा, फिर भी हम यही दुआ करेंगे कि आपकी आत्मा को कभी जन्नत नसीब नहीं होना चाहिए। सब वहाँ से जाने लगते हैं। वहीदा मल्लिका से कहती है कि अब से हम यही रहेंगे, जाने से पहले चाबी हमें दे दीजिए। मल्लिका कहती है कि कैसे दे दे, मामला अदालत में है, कैसे दे दे चाबी। सामे साहब की बेवा भी इस हवेली के हकदार है। वहीदा कहती है तो क्या हुआ, चाबियां दो। मल्लिका कहती है एक बार अदालत का फैसला हमारे हक में आ जाए, हम आपको चाबियां दे देंगे। ये सुन वहीदा गुस्सा हो जाती है और कहती है पिछले साल भी आपने यही वादा किया था, आप वादा निभाने के लिए नहीं भूलने के लिए करती है। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन आप अपने घर में ही वार कर रही है। बिब्बो कहती है आप अपनी हद पार कर रही हो। वहीदा कहती है हमारी हद है बिब्बो जान, तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की हद नहीं है। मल्लिका बिब्बो जान को बुला लेती है। वहीदा चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों हमारी खुशियों के दुश्मन हो, हमारी खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जाती। तुम कुछ भी कर लो मल्लिका जान, चाबियां तो हम लेकर रहेंगे, यहाँ के हुजूर हम बनेंगे और तुम देखती रह जाओगी। फत्तो कहती है कि हुजूर ने रेहाना की बेटी फरीदन को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। इकबाल पूछता है कि क्यों। वो कहती है कि अगर वो यहाँ रहती तो अपना हक मांगती, ख्वाबगाह मांगती और वहाँ की हुजूर बनती। साइमा पूछती है जिंदा है वो। फत्तो कहती है कि मेरा दिल तो कहता है कि वो जिंदा है, वो वापस आएगी। अगर जब वो वापस आई तो बहुत मजा आएगा, शाही महल की ईंट से ईंट बजा देगी। मल्लिका जाने जैसे माँ की जान ले ली वैसे बेटी की भी जान ले लेगी। अगले दिन सुबह लज्जो कहीं जाने के लिए तैयार होकर बैठी रहती है। बिब्बो कहती है कि ये साड़ी मैं आपसे मांगने वाली थी। लज्जो कहती है कि ये साड़ी मुझे जोरावर ने दिया है, मैं किसी को नहीं दूंगी। बिब्बो लिज्जो से कहती है कि ये साड़ी जोरावर ने नहीं हुजूर ने दिया है, जोरावर किसी और से शादी करने वाले हैं, आप क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो। लज्जो कहती है कि मुझे मालूम है कि जो मैं कह रही हूँ झूठ है, ऐसे झूठ से मुझे खुशी मिलती है। वो नशे में वहाँ से जाती है और नीचे गिर जाती है और पागलों की तरह हंसती है। सईमा परफ्यूम लेने दुकान आती है। तभी ताज वहाँ आता है, उसको रुमाल देकर कहता है इसमें लगे परफ्यूम की खुशबू क्या आपकी दुकान से ली गई है। दुकान वाला कहता है कि इस इत्र को बेगमों से लेके तवाइफे यूज करती है। ये सुन के ताज वहाँ से चला जाता है। सईमा उस रुमाल को लेके कहती है कि ये रुमाल हमारी हुजूर की है, किसी ने भी इसके बारे में पूछा तो तुम मुंह नहीं खोलोगे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। सईमा रुमाल को आलम के पास लाकर देती है। आलम कहती है इस रुमाल को तो हम ढूंढ रहे थे, कहाँ मिली आपको। वो कहती है कि उसी जनाब के पास जिसके पास आप छोड़ आई थी। वो रुमाल को देखती है, उसमें टी लिखा रहता है। आलम टी से क्या क्या नाम आता है बोलने लगती है। ताजदार बोलती है। वहीदा अपनी बेटी शामा के सीने को बांधती है, क्योंकि हीरा मंडी में आने वाले नवाबों की नजर उसकी बेटी पर है, वो उससे ज्यादा खूबसूरत है। वो वहीदा से कहती कि आप ऐसे क्यों करती है अम्मी। वो कहती कि अम्मी नहीं आपा कहो, ऊंट जैसी औलाद अम्मी कहेगी तो बाजार में हमारा क्या मूल रह जाएगा। शामा कहती है कि आप हमारी खूबसूरती और जवानी से जलती है क्या। वहीदा शामा को थप्पड़ मारती है। तभी बिब्बो वहाँ आती है और वहीदा को डांटती है, आप क्यों ऐसा करती हो। शामा कहती है कि ये हम दोनों की लड़ाई है, मैं देख लूंगी। लज्जो एक बार में जाती है। वहाँ जोरावर अपनी होने वाली बीबी के साथ आया है।
लज्जो को देख बात करते हुए उसे बाहर लेकर जाता है। उसे बाहर धकेल के दरवाजा बंद कर देता है और सबसे कहता है हीरा मंडी की तवाइफ ऐसी ही है। तभी लज्जो को जोरावर के बारे में पता चलता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। यहाँ आलम को सजाकर बैठा के रखे हैं। आलम पूछती है कि क्या मैं गहना उतार दूं? मल्लिका जान कहती है नहीं, इसके बाद तुम अपनी नथ उतराई में गहना पहनोगी, इसलिए कुछ देर और पहन लो। आलम कहती है कि मैं नथ उतराई नहीं कराऊंगी। वहीदा उसे देख के कहती है कि 5 लाख का जेवर और 10 लाख का तेवर। हीरे को देखते हैं। एक हीरा बहुत ही सुंदर रहता है। लज्जो एक हीरा को देख के कहती है कि ये बहुत सुंदर है। वो आदमी कहता है कि ये हीरा तो बिक चुका है, जोरावर ने अपनी बीवी के लिए लिया है। बिब्बो चंद लज्जो से पूछती है कि नवाब साहब निकाह कर रहे हैं और आपको बताया भी नहीं। लज्जो कहती है कि उस्ताद आए थे दावतनामा लेकर महफिल सजाने का। कहती है कि उस महफिल में आप नाचेगी, बेइज्जती होगी। मल्लिका जान कहती है कि जाने दो बिब्बो, लज्जो का दिल टूटा है, अब बनी है असली तवायफ। लज्जो दुल्हन की तरह सच की मुजरा के लिए जाती है और वो गाना गाते हुए जोरावर को अपने गले से लगाती है। जोरावर उसे एक थप्पड़ मारता है। तभी वहाँ मल्लिका जान आती है और लज्जो से कहती है कि हम तवाइफे संगीत को आधे में नहीं छोड़ते, तुम अपना मोजरा पूरा करो। लज्जो फिर से नाचने लगती है। मल्लिका जान कहती है कि 6 साल की थी तब से हमने इसे पाला है, इसकी हर छोटी बड़ी गलती इसकी नहीं हमारी है, हमारे परवरिश की है। इसने तो सबसे बड़ी गलती की है, एक तवाइफ होकर इश्क करने की गलती। आज हम उसी गलती की माफी मांगने आए हैं। वो कहता है कि माफ किया जाइए यहाँ से। मल्लिका जान कहती है कि उसकी गलती की माफी हमने मांग ली, आप अपनी बदतमीजी की माफी इससे मांग लीजिए, हम चले जाएंगे। वो गुस्से से कहता है आप चाहती है कि हम एक तवाइफ से माफी मांगे? इसे तो हमारी बदतमीजी को भी एहसान समझना चाहिए। जिसकी औकात हमारे दरवाजे तक आने की नहीं, उसे हमने अपने बिस्तर पर आने दिया। नवाब जोराफर अली खान जूते को मारता है तो भी सोने का मारता है। मल्लिका जान कहती है कि आप में तो कोई भी नवाबा वाली बातें नहीं है। जोरावर मल्लिका जान से कहता है कि औकात पर रख के बात कर तवाइफ। मल्लिका जान जोरावर के पिताजी कुतुबुद्दीन को बुलाती है। उनसे कहती है कि साहबजादे को औकात आप बताएंगे कि मैं बताऊं? कुतुबुद्दीन कहते हैं कि आज खुशी का मौका है, आज खामोश रह जाएगी। मल्लिका जान कहती है 26 साल से हम खामोश रहे हैं, अब नहीं। जोरावर को देख के कहती है कि तेरी पैदाइश बाजार की है, तेरा खानदान कोठे का है, तेरा खून तवाइफ का है, तू तवाइफ मल्लिका जान की नाजायज औलाद है। जोरावर गुस्से से मल्लिका जान को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मर्द वो होता है जो औरत पर नजर भी इज्जत से उठाए, तुमने तो हाथ उठा दिया। वो कहता है कि हमारे खानदान पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मल्लिका जान कहती है कि सबूत मांग अपने अब्बू से, सबूत मांग अपने अम्मी से। 26 साल पहले कुतुबुद्दीन ने हमारी औलाद हमसे ले गया था। अब तक कोई ऐसी रात नहीं बीती जो तुझे याद करके रोए ना हो हम। अब तक बेटा खोने का गम था, अब से बेटा होने का गम रहेगा। वो लज्जो को वहाँ से लेके चली जाती है। हीरा मंडी जाते समय लज्जो शराब पीते हुए जाती है और नीचे गिरते ही मर जाती है, क्योंकि उसने मुजरा करने से पहले जहर पी ली थी। सब लज्जो को देख के रोते हैं। मल्लिका जान कहती है कि रो मत, इसे आजादी मिली है। सबको आजादी मिलती है तो वो जीवन जीते हैं, हमको आजादी मरने के बाद ही मिलती है। लज्जो का अंतिम संस्कार करते हैं। उस भीड़ में से एक लड़की मल्लिका जान के पास आती है। उसे देखते मल्लिका जान का चेहरा उतर जाता है। ये कोई और नहीं, रेहाना की बेटी फरीदन है। फरीदन मल्लिका जान के गले लगती है और कहती है मुझे पहचाना, 9 साल पहले आपने मुझे बेच दिया था, वही फरीदन हूँ मैं। मल्लिका जान के हाथ से अंगूठी को छीनती है और कहती है ये अंगूठी मेरी अम्मी की थी ना, वो हमेशा पहना करती थी। और कहती है आपके पास जो भी है सब कुछ मैं छीन लूंगी। ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में 25 साल पहले की कहानी को दिखाते हैं। मल्लिका जान और जुल्फिकार दोनों साथ में रहते हैं। तभी वहाँ वहीदा आती है और ख्वाबगर के पेपर में दस्तखत करने को कहती है। मल्लिका जान कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। वहीदा उसे धमकाती और कहती है कि तुमने जो कत्ल किया है उसे मैंने देखा है, अगर तुमने दस्तखत नहीं किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। जुल्फिकार फरीदा के हाथ से पेन को छीनकर कहते हैं धमकी दे रही हो तुम? उसी पेन से उसके चेहरे पर वार कर देते हैं, जिससे उसका चेहरा कट जाता है। वो वहीदा से कहते हैं कि आज सिर्फ जख्म दिया है, अगली बार रेहाना के कत्ल का जिक्र किया तो जान से मार डालेंगे तुम्हें। वहीदा 25 सालों से ख्वाबगाह के पीछे पड़ी है। मल्लिका जान कोर्ट जाने के लिए वहीदा का इंतजार करती है। वहीदा आने से इनकार करती है। मल्लिका वहीदा से कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो ख्वाबगर न तुम्हारा होगा न नवाब की बीबी का, क्योंकि ख्वाबगर की असली हकदार फरीदन आ गई है। ये सुनते ही वहीदा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कोर्ट में वकील मल्लिका जान से कहते हैं कि तुमने छल करके नवाब से ख्वाबगार को अपने ऊपर लिख लिया, उसे वापस नवाब की बीबी को दे दो। मल्लिका जान वहीदा का चेहरा दिखाकर कहती है कि ये जख्म एक नवाब ने दिया है, क्या आप इस जख्म को वापस ले सकते हो? मल्लिका जान बहुत ही चालाकी से केस को जीत जाती है। वहीदा बहुत खुश होती है।
ख्वाबगाह उसको मिलने वाला है। वहीदा कहती है कि आज से मैं ख्वाबगाह में रहने वाली हूँ। वो मलिका जान को देखने के लिए आती है। वहाँ नवाब शामी की बीबी बैठी रहती है। वहीदा पूछती है क्यों यहाँ आई है। मलिका ख्वाबगाह की चाबी को नवाब की बीबी के हाथ में दे देती है। वहीदा बहुत रोती है क्योंकि उसने 25 सालों से ख्वाबगाह का सपना देखा था। वहीदा मलिका को मिठाई लाकर देती है और कहती है हमारी पड़ोसन पूरे शहर में मिठाई बंटवा रही है। नवाब की बीबी मलिका जान को सलाम करती है। मलिका जान जैसे ही मुड़ के देखती है वहाँ फरीदन खड़ी रहती है। नवाब की बीबी फरीदन को ख्वाबगाह की चाबी देती है। फरीदन को देखने उस्ताद आता है। फरीदन से कहता है कि आपने ख्वाबगाह को मलिका जान से छीन लिया। फरीदन कहती है कि ख्वाबगाह को मलिका जान ने छीना था, उससे मैं वापस ली हूँ। उस्ताद फरीदन से कहता है कि मलिका जान की छोटी बेटी आलम उसे तवायफ बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन मलिका जान उसे तवायफ बनाने में तुली हुई है। फरीदन पूछती है कि मलिका जान का दोस्त और दुश्मन कौन है। उस्ताद बताता है कि कार्टराइट मलिका जान को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। ये सुनते ही फरीदन खुश होकर अपने कंगन को उस्ताद को देती है। फरीदन चौधरी को अपना गुलाम बना के रखी है। चौधरी के पैसों से फरीदन ने ख्वाबगाह को वापस लिया है। आलम और सईमा लाइब्रेरी आकर ताज के बारे में पूछते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ताजदार एक नवाब है। ताजदार क्रांतिकारियों के बीच हमीद की बातों को सुनते हैं। उस्ताद ताजदार का फोटो लेकर फरीदन के पास आता है। वो फोटो दिखाकर कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें अपना बना लीजिए। मलिका जान की छोटी बेटी आलमजेब इन पर फिदा है। अगर आप ताज को अपना बना लेंगे तो आप मलिका जान से बदला ले सकते हैं। फरीदन कहती है कि ताज को तो हम आलमजेब को ही देंगे। आलमजेब के जरिए हम मलिका जान से अपना बदला लेंगे। वली मोहम्मद के हवेली में दावत चलती है। वली मोहम्मद बिब्बो जान को उस दावत में बुलाते हैं। आलमजेब भी उस दावत में आने की जिद करती है, क्योंकि उस दावत में शहर के पूरे नवाब आएंगे तो ताज भी वहाँ आएंगे। दावत में फरीदन भी आती है। फरीदन वली मोहम्मद को अपने जाल में फंसाने की सोचती है। तभी वहाँ बिब्बो जान आती है और वली मोहम्मद को वहाँ से लेकर चली जाती है। फरीदन देखती है कि आलम अकेली बैठी है। वो उसके पास जाकर बैठती है और आलम से कहती है कि तुम्हारी आंखें किसी को ढूंढ रही है। मुझे मालूम है तुम किसे ढूंढ रही हो। आलम पूछती है कि किसे। वो कहती है कि तुम ताजदार को ढूंढ रही हो, चलो मैं उसे तुम्हें मिलाती हूँ। आलम कहती है कि हम 2 बार मिल चुके हैं। फरीदन आलम से कहती है कि कल दरगाह जाइए, वहाँ जाकर सच्चे दिल से ताज को मांगिए। जब आंखें खोलेंगी तो ताज आपके सामने होंगे। आलम पूछती है कि अगर वो नहीं आए तो। फरीदन कहती है तो मेरा नाम बदल दीजिए। फरीदन को देखने एक नवाब आते हैं। वो उनसे बातें करती है। ताजदार आलम को देख लेता है और उसके पास आता है। दोनों बातें करते हैं। आलम ने अपने हाथों में मेहंदी से ताज लिखा है। ताजदार उसे देख लेता है। वो कहता है कि जो नाम दिल पे लिखना था आपने हथेली पे लिख दिया। वो कहती है कि हथेली पे लिखने से नाम तकदीर बन जाती है। ताज कहता है तो आप अपना नाम बताइए, हम अपने दोनों हथेली पे लिख लेते हैं। आलम जाने लगती है। ताज उससे उसका नाम पूछता है। आलम कहती है कि कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए भी रख लीजिए। ताज पूछता है कि वो कब होगी। वो कहती कि ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। वहाँ से चली जाती है। फरीदन ताज से कहती है इश्क की बात ही कुछ अलग है ना। वो पूछता है कि आप कौन हैं। वो कहती है कि बनारस से कुछ दिनों पहले ही आए हैं। सबका चेहरा देख के उनका कल क्या है बता देते हैं। ताज फरीदन से पूछता है कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी बताइए। वो कहती है कि कल हीरा मंडी की दरगाह पर। वो कहता है कि तवायफों के बदनाम मोहल्ले में उनका क्या काम। वो कहती है कि खुदा के दरबार पर कौन नवाब और कौन तवायफ। हीरा मंडी की दरगाह पर मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। शाम को दरगाह के बाहर आलम और सईमा ताज का इंतजार करते हैं। ताज आलम को देखने वहाँ आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। आलम गुस्सा होकर फरीदन के पास जाती है। फरीदन आलम को ताज कहाँ है दिखाती है। वो खुश होकर नीचे जाती है। फरीदन कहती है कि आज तो आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। वो जैसे ही वहाँ जाती है ताज चला गया रहता है। फरीदन कार्टराइट को देखने जाती है। वो अपना हाथ दिखाकर कहती है अभी मेरा हाथ खाली है, आते समय मेरे हाथ में कार्टराइट होगा। फरीदन कार्टराइट से कहती है कि मेरी माँ रेहाना का केस आप फिर से निकालिए। कार्टराइट कहता है कि रेहाना को मरे 25 साल हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। वो रोने लगती है। कार्टराइट उसके पास आकर कहते हैं कि मैं केस की फाइल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फरीदन कार्टराइट से कहती है कि जब आप फ्री हो तो मेरे घर में आइए, हम इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सुबह जुल्फिकार मलिका जान से मिलने सुबह आते हैं। वैसे तो रोज रात को आते हैं, आज वो सुबह क्यों आए बोल के मलिका जान देखती है। वो मलिका जान से कहते हैं कि पुलिस रेहाना की फाइल को ढूंढ रही है, अगर वो फाइल उसके हाथ लग गई तो हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो फाइल मैंने तुम्हें 25 साल पहले दिया था, वो फाइल कहाँ है। मलिका कहती है कि वो फाइल मैंने संभाल के रखी है। मलिका वहीदा को बुलाकर पूछती है कि मैंने तुम्हें जो फाइल दिया था वो कहाँ है। वो कहती है कि मैंने उसे जला दिया। वो बहुत खुश होती है कि फाइल अब नहीं है तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती। दूसरी तरफ फरीदन अपनी नत उतराई की तैयारी करती है।
जिससे कि वो तवाइफ बन सके और वली मोहम्मद को अपने जाल में फंसा सके। नथ उतराई के लिए हर लड़कियों को हीरा मंडी के हुजूर के पास जाना होता है। मलिका जान फरीदन से पूछती है कि क्या तुम कुंवारी हो, क्योंकि नथ उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है। फरीदन कहती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी नथ उतराई ख्वाबगाह में करने वाली हूँ जहाँ सारे नवाब आएंगे। लेकिन मलिका जान फरीदन की नथ उतराई को रोकने के लिए कुछ नया आइडिया निकालती है। जिस रात फरीदन की नथ उतराई होगी उसी रात बिब्बो जान की आखिरी मुजरा होगी, क्योंकि हीरा मंडी में किसी भी तवाइफ का आखिरी मुजरा होता है, सारे नवाब वहीं पर जाते हैं। फरीदन और मलिका जान में दुश्मनी और भी बढ़ती है, इसलिए फरीदन कार्डराइट के पास जाकर कार्डराइट से कहती है कि रेहाना का केस वो फिर से खोल दे, जिससे कि मलिका जान को सजा हो। एक दिन वहीदा अपने साहिब के साथ अपनी बेटी शामा को देख लेती है। ये बात तो मलिका जान को बताती है। मलिका जान कहती है कि हीरा मंडी में नवाबों की जरूरत है, वो तुम लाओ या तुम्हारी बेटी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही वहीदा का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से फरीदन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो कार्डराइट के पास गवाह बनने के लिए तैयार है। कार्डराइट वहीदा से पूछता है कि क्या तुमने देखा था मलिका जान रेहाना का खून किया? वो चुपचाप रहती, कुछ नहीं बोलती। कार्डराइट के जाने के बाद फरीदन वहीदा से पूछती है कि तुमने कुछ क्यों नहीं बताया? वो कहती है कि मेरे जवाब के बदले मुझे ख्वाबगाह चाहिए। मलिका जान फत्तो की बेटी साइमा को गाना गाते हुए सुन लेती है। कोई नौकरानी की बेटी उनकी बेटी से अच्छा गाना गाए वो उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए वो फैसला करती है कि साइमा को वो बेच देंगी। लेकिन साइमा इस बात के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो इकबाल से प्यार करती है। मलिका जान कहती है कि 15 दिनों में अगर इकबाल 10,000 रुपए लेकर आ गया तो मैं साइमा को नहीं बेचूंगी। जब ये बात आलमजेब को पता चलती है तो बहुत ही दुख होती है। वो मलिका जान के पास आकर कहती है कि आप साइमा को नहीं बेचेंगी, आप इकबाल और साइमा की शादी करवा दीजिए, उसके बदले में अपनी नथ उतराई करवाऊंगी। बिब्बो जान पूछती है आप क्यों मेरे इतने जल्दी आखिरी मुजरा रख रही हैं? अभी भी नवाबों को मेरी आवाज पसंद है। मलिका जान कहती है इसका कारण है, लेकिन बिब्बो जान को ये मंजूर नहीं। फिर भी वो मलिका जान से कुछ नहीं बोलती। ये सब मलिका जान अपने ईगो के लिए करती है। हीरा मंडी में जिसका भी आखिरी मुजरा होता है, लाहौर के सारे नवाब वहाँ आते हैं। उस्ताद नवाबों को फरीदन की नथ उतराई के लिए बुलाता है, लेकिन कोई भी नवाब वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। यही तो मलिका जान चाहती थी। वहाँ बिब्बो जान का आखिरी मुजरा शुरू होता है। दूसरी तरफ फरीदन अकेली बैठी है। तभी वहाँ मलिका जान आती है। उसे देख कहती है लगता है कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए नाचो, बोल के उसे पैसे देती है। फरीदन मलिका जान के पास आती है। फरीदन गुस्से से कहती है मैं आपका सब कुछ छीन लूंगी। दूसरी तरफ बिब्बो जान का मुजरा चलता है। हीरा मंडी में कौन जीतेगा और कौन हारेगा देखने के लिए चलते हैं एपिसोड 4 में। फरीदन उस्ताद के ऊपर बहुत गुस्से से रहती है, क्योंकि उसने बिब्बो जान के आखिरी मुजरे के बारे में नहीं बताया। उस्ताद कहता है मुझे भी नहीं मालूम, रात को ही मुझे मालूम पड़ा। आपको जो देखने आया है उसे देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। वली मोहम्मद आए रहते हैं। बिब्बो जान का आखिरी मुजरा हो गया, वो वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए वो फरीदन के पास आए हैं। बिब्बो जान उन दोनों को देखती है, फिर खिड़की बंद कर लेती है। दूसरे दिन चौधरी को एक खत आता है जिसमें उसकी पत्नी का तबीयत खराब है लिखा रहता है। वो गांव जाने की तैयारी करते हैं। फरीदन का ये प्लान रहता है चौधरी साहब की सारी जायदाद को छीन के वो उन्हें गाँव वापस भेज रही है। ये सब बताकर वो हंसती है। तभी चौधरी साहब वहाँ आते हैं। वो चाबी भूल गए रहते हैं, लेकर जाने लगते हैं। वो फरीदन की बातें सुन लेते हैं, फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते, वहाँ से चले जाते हैं। साइमा गाना गाते हुए आती है। मलिका जान समझती है कि ये गाना आलमजेब गा रही है। साइमा को देखते उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो आलम से अच्छा गाना गा रही थी। वो उसकी झूठी तारीफ करती है और उसे इनाम देती है। फत्तो साइमा को आकर बताती है कि मलिका जान ने तुम्हें 10,000 रुपए में बेच दिया है। साइमा इकबाल को सारी बातें बताती है। वो कहती है कि चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं, लेकिन इकबाल तो मलिका का वफादार है, वो कैसे वहाँ से चला जाता। वो कहता है कि मैं 10,000 रुपए कमा के लेके आऊंगा, फिर तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा। साइमा मलिका जान से कहती है कि वो इकबाल से प्यार करती है, वो जल्दी उसे पैसा लौटा देगा। मलिका जान इकबाल को पैसा लौटाने के लिए 15 दिन का समय देती है। इकबाल पैसा कमाने के लिए जुआ खेलता है। वो सिर्फ 2200 रुपए कमा पाया था। ताजदार पूरी तरह से क्रांतिकारी बन जाता है। हमीद ताज को कुछ पोस्टर देकर बांटने को कहता है। ताज पोस्टर को बांटता है। वहाँ आलम आती है, फिर दोनों एक साथ सबको पोस्टर देते हैं। आलम फरीदन के पास जाती है और उसे कहती है कि आज मैंने ताज से मिला। फरीदन आलमजेब को एक खत लिखने को कहती है और कहती है खत मुझे दे देना, मैं उस तक पहुँचा दूंगी। आलम फरीदन के घर से बाहर आते समय बिब्बो जान देख लेती है। वली मोहम्मद फरीदन और आलम की बात सुन के समझ गए थे कि फरीदन आलम को इस्तेमाल कर रही है। वली मोहम्मद फरीदन से कहते हैं कि मलिका जान को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल मत करना। बिब्बो जान आलमजेब से कहती है कि तुम फरीदन के पास मत जाना, वो हमारे दुश्मन है। तभी आलम बताती है वो ताजदार से मोहब्बत करती है। आलम कहती है कि फरीदन हमें बताती है कि ताज कहाँ मिलेगा। बिब्बो जान आलम से खत लेकर कहती है दो मैं ताज तक पहुँचा देती हूँ, क्योंकि बिब्बो जान को मालूम है कि ताज कहाँ है। वो खत लेकर सीधा लाइब्रेरी आती है। खत पढ़ के ताज बहुत ही खुश होता है। ताज अपने पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। उन्हें लगता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है।
तभी उसके फाइल में से कुछ पेपर नीचे गिरते हैं। उस पेपर को देख के उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ताज अब क्रांतिकारी बन चुका है। हमीद कहता है कि आजाद अंग्रेजी ऑफिसर अपनी सालगिरह मनाने वाला है। प्लान ये था कि बिब्बोजान उस पुलिस ऑफिसर हैंडरसन के पास जाएगी ताकि इन्हें डिपार्टमेंट की खबर मिल सके। होटल में हैंडरसन की पार्टी चलती है। दूसरी तरफ ताज क्रांतिकारियों को बुलाता है। तभी उसके पिताजी वहाँ के कहते हैं कि ये हमारा होटल है, तुम इसे बर्बाद मत करो। बिब्बोजान हैंडरसन को अपनी बातों में बहकाती है। दूसरी तरफ इकबाल पैसों के लिए जुआ खेलता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के लेके जाती है। इकबाल वहाँ से भाग के सईमा के पास आता है। जीते हुए पैसे उसे हाथ में देके कहता है कि बाकी पैसे मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा। पुलिस उसे वहाँ से पकड़ के लेके जाती है। ये सब आलम ऊपर से देखती है। वो मलिका जान के पास जाकर कहती है कि सईमा इकबाल से प्यार करती है, आप सईमा को मत बेचिए, मैं उसके बदले अपनी नथ उतराई कराने के लिए तैयार हूँ। ये सब सईमा बाहर खड़े होकर सुनती है। कार्टराइट इकबाल से कहता है कि तुम मलिका जान के खिलाफ गवाही दो कि वह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रही है। लेकिन इकबाल मलिका के खिलाफ जाने से इनकार करता है। आलम नथ उतराई के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। तभी बिब्बोजान वहाँ पर आती है और एक खत देती है। कहती है कि ये खत ताज ने दिए हैं, जिसमें वो रात को उसे मिलने के लिए बुलाया है। आलम कहती है कि आखिरी बार मैं उसे मिल के आती हूँ। आलम ताज से मिलने जाती है, लेकिन ताज क्रांतिकारियों के साथ रहता है। वो आलम से मिलने नहीं आता। आलम उसके लिए खत रख के चली जाती है। वहाँ से आकर आलम नथ उतराई की तैयारी के लिए लग जाती है। सईमा कहती है कि आलम ने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाऊंगी। फरीदन एक खत लिखती है और उसे आलम तक पहुंचा देती है कि आलम को लगे कि ये खत ताज ने भेजा है। फरीदन की दासी आलमजेब को एक खत देकर कहती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, बाकी सब फरीदन देख लेगी। तभी वहाँ पर सईमा आती है। वो भी उसे वहाँ से जाने को कहती है। बिब्बोजान आलम को देखने के लिए आती है। वो देखती कि आलम वहाँ पर नहीं है। आलम फरीदान से मिलती है। फरीदन आलम को ताज के पास जाने को कहती है। आलम सोच में पड़ जाती है। फरीदन कहती है कि प्यार में कुछ गलत सही नहीं होता, तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है, तुम ताज के पास जाओ। बिब्बोजान मलिका जान से कहती है कि आलम घर से चली गई है। हीरा मंडी में आलमजेब के नथ उतराई के लिए नवाब बैठे रहते हैं। मलिका जान नवाबों को वहाँ से जाने को कहती है और वहाँ की सारी बत्ती को बुझा देती है। दूसरी तरफ फरीदन बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसने आलमजेब को वहाँ से भगा दिया। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होती है। एपिसोड 5 की शुरुआत में आलमजेब ताज को देखने के लिए उसके घर आती है। ताज उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है और उसे मिलने के लिए नीचे आता है। वो खत के बारे में बताती है। वो बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा खत तो मैंने लिखा ही नहीं। आलम कहती है ये कैसा मजाक है, मैं अपने नथ उतराई से यहाँ पे भाग के आई हूँ। ये सुनते ही ताज चौंक जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आलमजेब मलिका जान की बेटी है। उसका दिल टूट जाता है। वो जिस हीरा मंडी से नफरत करता था, उसी हीरा मंडी की लड़की से उसने प्यार कर लिया। वो आलम को वापस जाने को कहता है। वो उसे अपनाने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ फरीदन अपने घर में पार्टी रखती है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसने मलिका जान का घमंड तोड़ने के लिए उसकी बेटी को वहाँ से भगा दिया। मलिका जान पागलों की तरह हरकत करती है। बिब्बोजान उसे संभालती है। ताज आलम को वहाँ से जाने को कह के दरवाजा बंद कर देता है। आलम वहीं पर खड़ी रहती है। फिर ताज वापस आकर उसे कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि मैं हीरा मंडी नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे तवाइफ बनना है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हीरा मंडी नहीं छोड़ रहा हूँ। वो उसे अपने घर लेकर चले जाता है। वो उसे कहता है कि एक दिन तुम यहाँ रुक सकती हो, सुबह होती हो तुम यहाँ से चले जाना और तुम्हें कहाँ जाना है तुम ये डिसाइड कर लो। कोई तुमसे पूछे तो तुम कहना तुम मेरे दोस्त सरफरा की बहन हो। मलिका जान की तबीयत खराब होने लगती है। वो आलम को वहाँ की हुजूर बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ आलम ताज की दादी के साथ बात करते हुए आती है। आलम वहाँ उनकी दादी के साथ बहुत ही घुल मिल जाती है। ताज के पिताजी ताज से आलम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बिब्बो क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है। वहाँ ताज का दोस्त रहता है। बिब्बोजान उससे पूछती कि आलम कहाँ है। वो बताता है कि आलम ताज के घर में बहुत ही खुश है और उसकी दादी ने आलम को अपना भी लिया। ये सुन के बिब्बोजान बहुत ही खुश होती है। ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से ज्यादा प्यार से मत रहो, कुछ ही दिनों में तुम यहाँ से चली जाओगी, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वहीदा अंग्रेज ऑफिसर हैंडरसन को अपना मुजरा सुनाने जाती है। हैंडरसन बिब्बो को देखते ही उसके पीछे चला जाता है। दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। ये देख के वहीदा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोच रही थी कि हैंडरसन को वो अपना साहिब बना लेगी। वो होटल में जाके चिल्लाने लगती है। ताज उस होटल में अपने दोस्त के साथ बैठा रहता है। उसका दोस्त कहता है कि देखो एक तवाइफ की क्या हालत है, ऐसी होती है तवाइफ। क्या तुम आलम को हीरा मंडी भेज के इनकी तरह तवाइफ बनाना चाहते हो? वो सोच में पड़ जाता है अगर आलम हीरा मंडी चली गई तो उसकी भी यही हालत होगी। वो घर जाकर आलम से कहता है कि तुम्हारे भाई का खत आया है, वो 1 महीने बाद आने वाला है, तब तक तुम यहीं रुक सकती हो। आलम कहती है कि तुम हमारे भाई से पूछना क्या मैं 2 महीने और रुक सकती हूँ। ये सुन के ताज हंसने लगता है। वो भी यही चाहता है कि आलम यही रहे। वहीदा फरीदन के पास आती है। मलिका जान और बिब्बोजान से बदला लेने के लिए वो फरीदन के साथ मिल जाती है। वो कहती है कि रेहाना की केस का फाइल मेरे पास है। फरीदन कहती है कि
तुम जल्दी से वो फाइल को लेकर आओ, हम मलिका को नहीं छोड़ेंगे। आलम दादी जी के साथ बाहर जाती है। उन्हें उस्ताद देख लेता है। वो मलिका जान के पास जाता है और कहता है कि कल ईद है, आप नवाब बलूच के घर जरूर जाइए, आपको वहाँ खुशखबरी मिलेगी। नवाब बलूच के घर ईद का जश्न मनाते हैं। तभी वह मलिका जान आती है। उसे देख के आलम डर जाती है। मलिका जान के बताने से पहले ताज पूरी सच बता देता है कि आलम कहाँ से आई है और आलम कौन है, और कहता है कि मैं आलम से मोहब्बत करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही दादी का दिल टूट जाता है। मलिका जान कहती है कि एक तवाइफ से एक नवाब शादी करेगा नामुमकिन है। ताज कहता है कि मैं आलम से शादी करके ही रहूंगा। मलिका कहती है कि हम देखते हैं कि तुम कैसे शादी करते हो। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में वहीदा मलिका जान से कहती है कि आपसे तो अपनी बेटी नहीं संभल पाती, आप क्या शाही महल को संभालेंगी। नवाब बलूच को मंजूर नहीं की उसकी बहू एक तवाइफ की बेटी हो। वो ताज को घर से बाहर निकाल देते हैं। ताज की माँ के नाम पर अमुल हवेली रहता है जिसे उसके मामा संभाल रहे हैं। वहाँ आलम को लेकर जाता है। वहाँ भी आलम के बारे में पता चल जाता है। उसके मामा कहते हैं कि यहाँ तवाइफ की बेटी रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ताज को उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि आलम यही रहेगी। उसके मामा वहाँ से चले जाते हैं। मलिका जान फरीदन के बारे में जानने के लिए लाहौर से बाहर जुल्फिकार के साथ जाती है। वो शाही महल की चाबी निकालती है। वहीदा अपना हाथ बढ़ाती है। मलिका जान बिब्बो जान के हाथ में चाबी देकर चली जाती है। वहीदा को ये बुरा लगता है। रात को वहीदा जमीर से कुछ बाहर निकालती है। तभी बाहर बागियों बिब्बो जान को आवाज देते हैं। उन्हें देखती वहीदा छुप जाती है। बिब्बो जान कुछ पैसे बागियों को देती है। वहीदा ये देख लेती है और बिब्बो जान से कहती है मलिका जान अपनी बेटी को चाबी देकर गई, लेकिन वो तो चोर निकली। बिब्बो जान उसे चाबी देकर कहती है तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो। वो कहती है मुझे जो चाहिए वो जल्दी मिल जाएगा। बिब्बो जान के जाने के बाद वहीदा जमीर से रिहाना की फाइल निकालती है। 25 सालों से इसे छुपा कर रखा था ताकि किसी दिन काम आए। वो फाइल को लेकर फरीदन के पास जाती है। फिर दोनों फाइल को लेकर कार्डराइट के पास देने जाते हैं। तभी उस्ताद बताता है कि कार्डराइट लाहौर में नहीं है, 15 दिनों के लिए बाहर गया है। वहीदा को गुस्सा आता है। फरीदन कहती है 25 सालों तक मैंने इंतजार किया, 15 दिन और सही। दूसरी तरफ ताज और आलम को दिखाते हैं। वो दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। जुल्फिकार मलिका को बताते हैं फरीदन बहुत बड़ी फ्रॉड है। कई शहर में उसके ऊपर केस चल रहे हैं। कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है। फरीदन की सारी फोटो मलिका जान के हाथ लग जाती है। फरीदन तो कई लोगों की सारी जायदाद छीन ली है। ये फोटो अगर पुलिस के हाथ लगी तो फरीदन को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जान के मलिका जान बहुत खुश होती है। ये सब का पता लगाने के लिए मलिका जान जुल्फिकार के साथ लाहौर के बाहर आई थी। दूसरी तरफ फरीदन फोटो खिंचवाती है। तभी वह मलिका जान आती है और टेबल में रखे लाल फाइल को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो फाइल रेहाना के केस की है। उसे मालूम पड़ जाता है कि ये फाइल वहीदा ने दी होगी। फरीदन को उसकी पुरानी फोटो दिखाती है और कहती है और भी फोटो मेरे पास है, तुम्हारा फोटो पुलिस को मिला तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तुम ये फाइल छुपा दो, मैं तुम्हारे राज छुपा देती हूँ। रात को फरीदन वहीदा को बुलाकर कहती है इस फाइल में कोई भी सबूत नहीं है। इस खाली फाइल के बदले तुम ख्वाबकार को मांग रही थी। वहीदा खाली फाइल को देखते समझ जाती है कि ये सब फरीदन का ही काम है। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे धोखे पे धोखा मिलता ही जा रहा है। बाकी की फाइल को जला देती है। वहाँ से मलिका जान के पास जाती है और अपने केक की माफी मांगती है। मलिका जान बगैर कुछ कहे उसे माफ कर देती है। मलिका जान कहती है मैं तुम्हारी बेटी शामा को इस शाही महल की हुजूर बनाऊंगी। इकबाल जेल से आके सैमा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे कुछ जवाब नहीं देता। इकबाल मलिका के पास जाता है। मलिका कहती है तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने कई केस डाला था, इसलिए रिहा के लिए कुछ देर हो गई। फिर बताती है सैमा किसी के साथ भाग गई है, तुम्हारे लिए कड़ा छोड़ा है। ये सुन के इकबाल का दिल टूट जाता है, क्योंकि इकबाल ने सैमा को जेल जाने से पहले अपना कड़ा उतार के दिया था। बिब्बो जान ने इसलिए हैंडरसन को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीक्रेट को जान सके और उन्हें बागियों को बता सके। बिब्बो जान हैंडरसन से मिलने जाती है। तभी वहाँ उसे एक मैप दिखाई देता है। वो उस मैप के बारे में पूछती है। वो बताता है कि लाहौर में ब्रिटिश हथियार का कंटेनमेंट ला रहे हैं। ये बात बिब्बो जान बागियों को बता देती है। वो सब मिलकर प्लान करते हैं कि हथियार को चुराकर ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बिब्बो जान ताज से आलम के बारे में पूछती है। वो बताता है कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुन के बिब्बो जान बहुत खुश होती है। शादी से पहले ताज अपने घर में एक दावत रखता है जहाँ बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज अफसर आते हैं। ये दावत इसलिए है कि ये लोग दावत के आड़ में हथियार को चुरा सके और किसी को भी इन पर शक न हो। दावत में कार्डराइट और फरीदन आते हैं। फरीदन आलम को मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ आलम नहीं रहती। फरीदन को वहाँ पर बागियों का सामान मिलता है, जिसमें कुछ मैप भी रहता है। क्रांतिकारी पुलिस के वेश में हथियार चुराने आए हैं। हथियार चुराते समय कोई बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें फंसाने के लिए किसी ने ये काम किया है। दरवाजे के बाहर अंग्रेज ऑफिसर खड़ा रहता है ताकि बागियों बाहर आते ही वो उन्हें जान से मार दे। क्रांतिकारी दूसरे दरवाजे से बाहर जाते हैं। पुलिस उन पर फायर करती है, जिससे कुछ बागियों को गोली लग जाती है। दूसरी तरफ फरीदन आलम से मिलती है। आलम फरीदन से काफी नाराज रहती है,
क्योंकि फरीदन ने झूठा खत देकर उसे शाही महल से भगाया था। फरीदन कहती है, ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया। कार्टराइट फरीदन के पास रहता है। तभी उसे पता चलता है कि हथियार की चोरी हो गई है। वो वहाँ जाने लगता है। फरीदन कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चोरी किसने की। मेरे पास सबूत है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। रिहाना का केस मैंने वापस तो ले लिया है, लेकिन तुम उसे जारी रखो। मुझे किसी भी हालत में मलिका जान से बदला लेना है। वो मान जाता है। फरीदन कहती है कि अमूल हवेली में जाओ। आलम अपनी शादी के लिए बहुत ही खुश है। तभी वहाँ पुलिस आती है। उन्हें देख आलम सारे सबूत छुपाने लगती है, जो क्रांतिकारियों के प्लान के डिटेल थे। पुलिस सारे सबूत सहित आलम को पकड़ लेती है, फिर उसे जेल लेकर जाते हैं। गोली हकीम को लगी थी। वो सोचने लगते हैं कि हमें से कोई गद्दार है, क्योंकि हमारा प्लान पुलिस तक कैसे पहुंचा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि ताज की हवेली में पुलिस आए और आलम को सबूत सहित गिरफ्तार कर लिए। ताज आलम को बचाने के लिए जाने लगता है। वे लोग उसे जाने नहीं देते। हमीद कहता है कि तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अपना प्यार चाहिए या ये देश। ताज अपने पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। कार्टराइट को ताज पर पूरा शक रहता है कि ये क्रांतिकारियों के साथ मिला है। आलम को बुलाते हैं। आलम कहती है कि ये सब प्लान मेरे हैं, मैं क्रांतिकारियों के साथ मिली हूँ। ताज को इसके बारे में कुछ पता नहीं। कार्टराइट ताज से पूछता है कि तुम तो इससे शादी करने वाले थे, फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता चला। ताज कहता है कि तवायफ से कौन शादी करता है। ताज देश के लिए अपने प्यार को कुर्बानी कर देता है। आलम को जेल हो जाती है। ऐसे ही एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में बिब्बू जान मलिका जान से कहती है कि आलम को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो मलिका से आलम को छुड़ाने के लिए कहती है। मलिका कहती है कि उसका ताज कहाँ गया, वो तो उसे शादी करने वाला था। बिब्बू जान कहती है कि मुझे ताज के बारे में पता नहीं, आप आलम को बचा लीजिए। मलिका पुलिस स्टेशन जाती है आलम को बचाने के लिए। कार्टराइट वहाँ नहीं रहता। वो उसका इंतजार करते हुए बैठी रहती है। कार्टराइट फरीदन के साथ रहता है। मलिका जान को इंतजार करते करते रात हो जाती है। कुछ देर बाद कार्टराइट आता है। मलिका जान उससे आलम को छोड़ने के लिए कहती है। कार्टराइट बताता है कि आलम क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। मलिका जान कहती है कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कार्टराइट मलिका को नाचने और गाने को कहता है। वो अपनी बेटी के लिए नाचने लगती है। कार्टराइट मलिका जान को विथआउट ड्रेस डांस करने को कहता है। मलिका जान समझ जाती है कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसे किसी भी हाल में अपनी बेटी को छुड़ाना है। वो अपना शरीर उनके हवाले कर देती है। ये सारे पुलिस वाले मलिका के साथ बहुत बुरा करते हैं। कार्टराइट फरीदन के पास रहता है। वो उसे बताता है, मैं तुम्हारे लिए मलिका जान को अच्छा सबक सिखा दिया और मेरा बदला भी पूरा हुआ। ये सुन के फरीदन को बहुत बुरा लगता है। वो मलिका जान को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन ऐसे नहीं। वो कभी नहीं चाहेगी कि मलिका जान की इज्जत से कोई खेले। मलिका जान आलम को छुड़ा कर लेकर आ जाती है। हीरा मंडी के बाहर नशे में पानी में बैठी रहती है। अंग्रेजों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। ये सब सोच के वो रोती है। आलम बिब्बू जान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में ताज का बच्चा पल रहा है। ये सुन के बिब्बू जान बहुत खुश होती है। आलम कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी और उसे बताऊंगी कि उसके पिताजी कौन है। ताज बिब्बू से मिलता है और आलम के बारे में पूछता है। बिब्बू उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, तुमने उसे जेल पे ऐसे छोड़ा है, तुम सब अमीरों को हमारी कोई कदर नहीं। वैसे तो हीरा मंडी में बहुत सारे नवाबों की औलाद पलती है, एक और भी पलने वाली है। ताज बिब्बू जान से पूछता है कि क्या आलम प्रेग्नेंट है। वो कहती, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ताज अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मैं आलम से शादी करने वाला हूँ। ताज के पिताजी इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन उसकी दादी ये बात को मान लेती है। अगले दिन ताज अपनी दादी को लेके हीरा मंडी आता है आलम का हाथ मांगने। मलिका जान ये बात के लिए नहीं मानती। ताज की दादी मलिका जान को मना लेती है। मलिका जान कहती है कि रात को 10 बजे से पहले यहाँ पर बारात आ जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो मैं आलम को मुजरे पर बैठा दूंगी। इकबाल को उस्ताद बताता है कि साइमन किसी के साथ नहीं भागी है। मलिका जान ने उसे 2 नवाबों के हाथों बेच दिया है। ये सुन के इकबाल बहुत टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। बिब्बू जान शादी का पहला कार्ड फरीदन को देती है और कहती है, आपके कारण ही ताज और आलम इस जगह में पहुंच सके। ये सुन के फरीदन सच्चे दिल से खुश होती है। ताज के पिताजी को दिखाते हैं, वो उसकी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। ताज की दादी कहती है, तुम मानो या ना मानो ये शादी तो होकर रहेगी। ताज के पिताजी शादी को रुकवाने के लिए पुलिस स्टेशन फोन करते हैं। हीरा मंडी में सब बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि आज पहली बार हीरा मंडी में बारात आने वाली है। ताज भी अपनी दादी के साथ बहुत ही खुश होता है। तभी वहाँ पर कार्टराइट आता है। वो ताज को बताता है कि अंग्रेजों से बगावत करने के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ताज अपने पिताजी से कहता है, आप इनसे आज रात 10:30 का समय मांग लीजिए, मैं शादी करके आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस को ताज के पिताजी ने इन्फॉर्म किया था ताकि ताज की शादी रुक जाए। पुलिस ताज को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं। बारात नहीं आती। मलिका जान आलम से कहती है कि हमने जो समय दिया था वो बीत गया, तुम जाके मुजरे पर बैठो। फरीदन आलम की शादी के लिए तैयार होती है। तभी उस्ताद आकर बताता है कि कार्टराइट ने ताज को गिरफ्तार कर दिया है।
ये सुनते ही फरीदन कार्टराइट से मिलने के लिए जाती है। फरीदन ताज को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहता है कि अगर ताज अपने साथियों का नाम बता देगा तो हम उसे अभी छोड़ देंगे। फरीदन उसके पास जाकर कहती है तुम उन बागियों का नाम बता दो और यहाँ से चले जाओ, आलम से शादी करके अपनी नई जिंदगी बसाओ। लेकिन ताज किसी का नाम नहीं बताता। वो इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाने लगता है। पुलिस वाला उसे बहुत मारता है। फरीदन बिब्बो जान के पास आकर बताती है कि ताज अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात बिब्बो जान आलम को बताती है। ये सुनते ही वो चौंक जाती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में आलम को दिखाते हैं जिसे ताज की मौत का सदमा लगा है। वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी और न कुछ खा रही थी। बिब्बो जान आलम के सदमे को तोड़ने के लिए ताज की कब्र पर लेकर आती है। कब्र के ऊपर लेट के आलम बहुत रोती है। ताज के पिताजी नवाब बलूच को दिखाते हैं। वो अंग्रेज से पूछती है कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? मैंने तो उसे धमकाने को कहा था, तुम लोगों ने तो उसकी जान ही ले ली। तुम्हें मालूम है वो मेरा इकलौता बेटा है। कार्टराइट उनसे झूठ बोलता है कि क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, ताज पर और हमारे 2 पुलिस वालों पर गोली चला दी और वो वहाँ से भाग गए। हम उन्हें पकड़ नहीं सके और उन्हें हीरा मंडी के खिलाफ भड़काते हैं। उनके जाने के बाद वो बहुत रोते हैं। दूसरी तरफ मलिका जान को देखने के लिए फरीदन आती है। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है। मलिका जान फरीदन को शाही महल की चाबी देकर कहती है शाही महल को चलाने के लिए कमीनापन और चालाकी चाहिए जो मेरी बेटियों में नहीं है, जो पहले मुझ में थी अब तुम में है। फरीदन कहती है कि मैं तो ये चाबी आपसे छीन के लूंगी। क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। उनके अड्डे के बारे में अंग्रेजों को पता चल गया था। बिब्बो जान उन्हें लेकर शाही महल आती है। बिब्बो जान उन्हें छुपाती है। मलिका जान उन्हें देख लेती है और कहती है इन्हें छुपने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को लज्जों के रूम में रहने दो और खाने के लिए दो। मलिका भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती है। वो भी चाहती थी कि अंग्रेजों से आजादी मिले। वो भी उन क्रांतिकारियों के साथ मिल जाती है। फरीदन को देखने के लिए वली मोहम्मद आते हैं। फरीदन उनसे कहती है कि आप अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए कुछ कर तो सकते हैं। वो कहते हैं कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है। फरीदन वली मोहम्मद को अपना साहिब मानने से इनकार कर देती है। ताज की दादी की तबीयत खराब होने लगती है। उनसे मिलने के लिए आलम आती है। आलम को देखते ही दादी बहुत ही खुश होती है और अपनी पुश्तैनी जेवरात आलम को देती है और कहती है कि ये सब मैंने ताज की बेगम के लिए रखा था। अब मैं बहुत खुश हूँ, आराम से मर सकती हूँ। आलम कहती ऐसे कैसे मर जाएंगे आप, फिर छोटे ताज को कौन देखेगा? ये सुनते ही दादी बहुत खुश हो जाती है। वली मोहम्मद सारे नवाबों को बताते हैं हीरा मंडी की तवायफ अंग्रेजों के खिलाफ हो गई है। वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं लेना है। अब से हमें से कोई भी हीरा मंडी नहीं जाएगा। हीरा मंडी में कोई भी नवाब नहीं आता। हीरा मंडी एकदम सुना रहता है। उस्ताद मलिका से जुल्फिकार से बातें करने को कहते हैं। कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नवाबों के पास नहीं जाएंगे। हीरा मंडी में सब तवाइफें बैठ के मीटिंग करती है। बिब्बो जान कहती है कि हमें भी आजादी के लिए लड़ना होगा। हमिद एंडरसन को मारने का प्लान करता है। बिब्बो जान कहती है कि एक काम मैं करूंगी। हैंडरसन बागियों के खिलाफ बातें करता है। वहाँ बिब्बो जान रहती है और हैंडरसन को शूट कर देती है। पुलिस वाले आकर बिब्बो जान को पकड़ते हैं। हमिद पुलिस वाले पर गोली चलाता है। वे लोग हमिद को मार डालते हैं। हमिद को देख बिब्बो जान बहुत रोती है। बिब्बो जान को पकड़ के लेके जाते हैं। मलिका को जब पता चलता है कि एक अंग्रेज अफसर को उसकी बेटी ने मारा है, उसे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व होता है। जेल में बिब्बो जान को बहुत टार्चर करते हैं। पुलिस वाले बिब्बो जान को बहुत मारते हैं और उसे उनके साथियों का नाम पूछते हैं। उसकी मुंह से सिर्फ यही निकलता है आजादी। फरीदन मलिका जान के पास आकर कहती है कि बिब्बो जान को बचाना होगा, नहीं तो कल कार्टराइट उसे मार डालेगा। सब तवाइफे प्लान करती है कि हम लोगों भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे। आलम को देखने उस्ताद आते हैं और उसे बताते हैं कि हीरा मंडी में कोई भी नवाब नहीं आते, इसलिए हीरा मंडी एकदम सुना है। तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर आया है, कार्टराइट तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ये सुन के आलम बहुत गुस्सा करती है और कहती कि तुम्हें मालूम है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, फिर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो। उस्ताद उसे बताता है कि इससे अच्छा मौका तुम्हें और कभी नहीं मिलेगा कार्टराइट से बदला लेने के लिए, और उसके हाथ में एक बंदूक देकर कहता है कि अब तुम अपना बदला ले लो। अब तो तुम कार्टराइट को देखने जाओगी ना बदला लेने। हीरा मंडी की सारी तवाइफें मशाल लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है ताकि वो बिब्बो जान को हौसला दे सके कि ये सब उसके साथ है। तवाइफों के बीच से आलम कार्टराइट के पास जाती है। कार्टराइट आलम के बहुत करीब आता है। सारी तवाइफें पुलिस को धकेलते हुए आगे बढ़ती जाती है। पुलिस उन सबको मारता है लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाते। हमें आजादी चाहिए बोल के वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। पुलिस उन्हें रोक नहीं पाता। वे सब पुलिस स्टेशन की दीवारों तक आ जाते हैं। आलम से कार्टराइट को मार के ताज का बदला ले लेती है। दूसरी तरफ बिब्बो जान के ऊपर पुलिस वाले गोली चलाते हैं। बिब्बो जान पहली तवाइफ बनती है जो कि देश के लिए शहीद हुई हो। यही तवाइफों की कहानी है जिन्होंने आजादी के लिए अपना भी हिस्सा दिया था, लेकिन तवाइफ होने की वजह से सब लोगों ने उनका बलिदान भुला दिया। देश की आजादी के लिए तवाइफों ने भी अपनी जान का बलिदान किया था। ऐसे ही वेब सीरीज खत्म होती है। आप लोगों की ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक करना न भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।